नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 2 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान जंग को लेकर अब ट्रंप और मेलोनी की दोस्ती में बड़ी दरार पड़ गई है। दोनों एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच ट्रंप तेल सप्लाई को लेकर चीन से भी भिड़ गए हैं। हालांकि अमेरिका कह रहा है कि ट्रंप ये जंग जल्दी ही खत्म करना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई हैं। इधर भारत में भी सियासी तूफान तेज हो गया है। इन सभी खबरों पर बात होगी, लेकिन पहले देखते हैं इस बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। ईरान जंग को लेकर ट्रंप और मेलोनी की दोस्ती में दरार, वार पलटवार हुआ तेज। पश्चिम एशिया संकट पर भिड़े अमेरिका चीन, तेल सप्लाई पर मचा घमासान। ट्रंप का दावा, जंग खत्म होने वाली, जेडी वेंस बोले ग्रैंड डील चाहते हैं ट्रंप। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत पर लगी रोक। केजरीवाल की बड़ी मांग, जज को केस से हटाने की अपील, लगाए आरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के बीच तकरार तेज हो गई है। ट्रंप ने अपने करीबी सहयोगी माने जाने वाली इटली की प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मुझे झटका लगा, मुझे लगा था कि उनमें हिम्मत है, लेकिन मुझे गलत लगा था। दरअसल मामला ईरान को लेकर चल रही जंग का है, जहां अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश भी खुलकर साथ दें, लेकिन इटली ने साफ मना कर दिया है कि वो इस लड़ाई में सीधे शामिल नहीं होगा। इतना ही नहीं, मेलोनी सरकार ने इसराइल के साथ रक्षा सहयोग समझौते के ऑटोमेटिक रिन्यूअल को भी रोक दिया है, जिससे वॉशिंगटन और ज्यादा नाराज हो गया है। इसी पर ट्रंप भड़क गए और इटली के अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेलोनी हमारी मदद नहीं कर सकती। क्या लोगों को ये पसंद आएगा कि उनका नेता कुछ भी नहीं कर रहा है? ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार हुआ तो वो इटली को मिनटों में तबाह कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ मेलोनी ने भी ट्रंप को करारा जवाब दिया था। उन्होंने पोप लियो को लेकर ट्रंप की टिप्पणी को अस्वीकार्य बताया, जिस पर ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि अस्वीकार्य तो मेलोनी है, क्योंकि उन्हें खतरे की परवाह ही नहीं है। दुनिया भर में तेल की सप्लाई और बढ़ती कीमतों को लेकर अब अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट ने चीन पर तीखा हमला करते हुए उसे एक भरोसे के काबिल नहीं बताया। अमेरिका का आरोप है कि चीन जानबूझकर तेल का स्टॉक जमा कर रहा है और निर्यात रोक रहा है, लेकिन चीन ने इस आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए सारा ठीकरा अमेरिका पर फोड़ दिया। चीनी दूतावास का कहना है कि दुनिया में तेल की किल्लत मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से है। चीन के मुताबिक सबसे जरूरी काम इस वक्त सैन्य ऑपरेशन को तुरंत रोकना है। चीन का दावा है कि वो शांति के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शांति बहाली के लिए एक 4 सूत्री फॉर्मूला भी पेश किया है। इसमें उन्होंने देशों की संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन पर जोर दिया है। अब देखना होगा कि दोनों महाशक्तियों की ये तकरार दुनिया की अर्थव्यवस्था को किस मोड़ पर ले जाती है। समुद्र के रास्ते ईरान की घेराबंदी करने के लिए अमेरिकी नौसेना ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की तरफ बढ़ रहे 8 जहाजों को रोक दिया। अमेरिकी नौसेना के जवानों ने रेडियो के जरिए इन जहाजों के क्रू से संपर्क किया, उन्हें सख्त निर्देश दिए कि वो तुरंत अपना रास्ता बदल लें और वापस लौट जाएं। हैरान करने वाली बात तो ये है कि सभी जहाजों ने बिना किसी विरोध के आदेश मान लिया। अमेरिकी सैनिकों को इन जहाजों पर कब्जा करने या अंदर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये जहाज या तो ईरान के बंदरगाहों से निकल रहे थे या फिर वहां जाने की कोशिश में थे। इस कार्रवाई से साफ है कि अमेरिका अब ईरान के समुद्री रास्तों पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत कर रहा है। फिलहाल किसी भी जहाज ने इस आदेश को चुनौती नहीं दी और वो चुपचाप पीछे हट गए। दूसरे दौर की वार्ता के लिए दोनों पक्षों की तैयारी के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये जंग अब खत्म होने के बिल्कुल करीब पहुंच गई है। हालांकि अभी तक दोनों देशों के बीच कोई लिखित समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप को लगता है कि ईरान अब बहुत ज्यादा बुरी तरह से डील करना चाहता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अभी पीछे हट जाए तो ईरान को दोबारा खड़े होने में 20 साल लग जाएंगे। ट्रंप ने साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिका का काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा और सकारात्मक हो सकता है। ट्रंप ने बातचीत के दूसरे दौर की संभावना को पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से भी जोड़कर देखा। 11 अप्रैल की बातचीत को आयोजित करने के लिए मुनीर की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वो शानदार काम कर रहे हैं, इसीलिए इस बात की पूरी संभावना है कि हम वहां दोबारा जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ कोई छोटी मोटी डील नहीं करना चाहते। ट्रंप का इरादा है कि ईरान के साथ एक बहुत बड़ी डील और ऐतिहासिक ग्रैंड डील हो। वेंस के मुताबिक पिछले हफ्ते पाकिस्तान में हुई बातचीत के बाद उन्हें काफी उम्मीद जग गई थी। उन्हें लगता है कि दशकों पुरानी दुश्मनी के बावजूद ईरान अब समझौता करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की सबसे बड़ी शर्त यही है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, साथ ही ईरान को आतंकवाद को बढ़ावा देना भी पूरी तरह बंद
बंद करना होगा। इसके बदले में अमेरिका चाहता है कि ईरान की अर्थव्यवस्था सुधरे और वहां के लोग खुशहाल हों। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखेगा। हालांकि ईरान का मानना है कि वॉशिंगटन बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। ईरानी सांसद इस्माइल कोसारी ने कहा कि वे अमेरिका का असली चेहरा बेनकाब करना चाहते हैं। उनके मुताबिक ईरान अपनी लीडरशिप के मार्गदर्शन में हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ईरान का दावा है कि अमेरिका जंग के मैदान में बुरी तरह हार चुका है। अब राष्ट्रपति ट्रंप अपनी साख बचाने के लिए बातचीत का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ईरान के साथ सीजफायर और शांति वार्ता की खबरों के बीच लेबनान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। दशकों के लंबे इंतजार के बाद इसराइल और लेबनान सीधी बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। मंगलवार को दोनों देशों के प्रतिनिधि ने आमने सामने बैठकर भविष्य पर चर्चा की। इस ऐतिहासिक मुलाकात में अमेरिका ने दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाई। अमेरिका को उम्मीद है कि इस बातचीत से एक व्यापक शांति समझौता हो सकेगा। इसराइल ने भी साफ कर दिया है कि वो पुराने मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उधर लेबनान ने तुरंत युद्ध रोकने और मानवीय संकट को खत्म करने की मांग की है। अमेरिका ने भरोसा दिलाया कि समझौता होने पर लेबनान को आर्थिक मदद भी मिलेगी। इस बातचीत के सफल होने से मिडिल ईस्ट में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ सकती है। फिलहाल दोनों देश अगली बैठक के लिए समय और जगह तय करने पर सहमत हो गए हैं। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अग्रिम जमानत पर लगी रोक। बिहार में नई सरकार, सम्राट चौधरी बने 24वें मुख्यमंत्री। परिसीमन बिल से टेंशन, कई राज्यों की सीटें घट सकती हैं। राजस्थान सरकार बदलेगी बच्चों के नाम, नया अभियान शुरू। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाई कोर्ट द्वारा दी गई एक हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है। दरअसल ये पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा की ओर से दर्ज कराए गए केस से जुड़ा हुआ है। इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए खेड़ा ने तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पिछले शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें एक हफ्ते की राहत दे दी थी ताकि वो किसी उचित अदालत में जाकर नियमित अग्रिम जमानत की मांग कर सके। जस्टिस के सुजना की बेंच ने उन्हें समय देते हुए कहा था कि वे एक हफ्ते के भीतर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लें, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। शराब नीति मामले में सुनवाई कर रही जज स्वर्णकांता शर्मा से खुद को अलग करने की मांग करते हुए केजरीवाल ने अतिरिक्त हलफनामा दाखिल किया है। केजरीवाल ने अपने हलफनामे में कहा कि जस्टिस शर्मा के बेटे और बेटी दोनों ही केंद्र सरकार के पैनल वकील हैं और उन्हें काम भारत के सॉलिसिटर जनरल के जरिए मिलता है। यही सॉलिसिटर जनरल इस मामले में सीबीआई की तरफ से पेश हो चुके हैं। ऐसे में केजरीवाल का दावा है कि इससे निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और जज को खुद इस केस में अलग कर देना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि 13 अप्रैल को जस्टिस शर्मा पहले ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख चुकी हैं। ये याचिका उस बड़े केस से जुड़ी है जिसमें सीबीआई ने सभी आरोपियों को मिली राहत के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर की है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल खुद कोर्ट में खड़े हुए और अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जज के बच्चों और केंद्र सरकार के बीच पेशेवर संबंधों को लेकर चर्चा चल रही है जो इस केस की निष्पक्षता पर असर डाल देगी। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने 24वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है और इसी के साथ पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बना है। पटना के लोक भवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह में माहौल पूरी तरह जोश से भरा हुआ। हर तरफ सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं में जबरदस्त उत्साह देखने के लिए मिला। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने मंत्री पद की शपथ ली है और दोनों अब डिप्टी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभालेंगे। बिहार में सत्ता का पूरा समीकरण अब बदल चुका है। दिल्ली में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने महिला आरक्षण को लेकर गंभीर सवाल उठाए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि महिला आरक्षण बिल को इसी वक्त और तुरंत लागू करना चाहिए। सरकार को इसके लिए परिसीमन यानी सीटों की संख्या बढ़ने का इंतजार नहीं करना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल को गुप्त तरीके से ला रही है। उन्होंने कहा कि अभी तक किसी भी बिल का मसौदा जनता के सामने नहीं रखा गया। लोगों को अंधेरे में रखना लोकतंत्र का मजाक उड़ाने जैसा है। कार्यकर्ताओं को डर है कि सरकार परिसीमन के अपने राजनीतिक फायदे के लिए आरक्षण का इस्तेमाल कर रही है। उनका मानना है कि महिलाओं को हक देने के लिए किसी नई शर्त की जरूरत नहीं है। 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं है। इसीलिए अब देश भर के सामाजिक संगठन सरकार से पारदर्शिता और तुरंत कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
देश में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार कल यानी कि 16 अप्रैल को संसद में 2 नए बिल पेश करने जा रही है। सरकार का कहना है कि इन बिलों से महिलाओं को 33% आरक्षण जल्दी मिलेगा, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार इसके बहाने राज्यों की सीटें बदलना चाहती है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इसे चोर दरवाजे से किया गया परिसीमन बताया। दरअसल जिन राज्यों ने जनसंख्या को काबू में रखा है, वहां सीटें कम हो सकती हैं, वहीं ज्यादा आबादी वाले राज्यों की संसद में ताकत बढ़ जाएगी। सरकार का तर्क है कि 1971 के बाद देश की आबादी काफी बदल चुकी है, इसीलिए नई जनगणना के आधार पर सीटों का दोबारा से बंटवारा करना जरूरी हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो महिला आरक्षण के साथ है, लेकिन सीटों का खेल बर्दाश्त नहीं। अब देखना होगा कि कल संसद में इस मुद्दे पर कितनी गर्मागर्म बहस होती है। राजस्थान सरकार उन बच्चों के नाम बदलने वाली है जिनके नाम सरकार के मुताबिक सही नहीं है। राज्य सरकार ने सार्थक नाम अभियान लॉन्च किया है, जिसका मकसद है ऐसे नाम बदलना जो बच्चों के लिए शर्मिंदगी या हीन भावना का कारण बनते हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कहना है कि कई बार बच्चों के नाम बिना सोचे समझे रख दिए जाते हैं, लेकिन बड़े होने पर वही नाम उनके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार स्कूलों के जरिए इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। इस अभियान के तहत कक्षा 1 से 9 तक के बच्चों को शामिल किया गया है। घीसा, कालू, छोटू, शैतान जैसे नामों को बदलकर उनके स्थान पर बेहतर और सम्मानजनक नाम रखने की सलाह दी जा रही है। इसके लिए करीब 3000 नामों की एक लिस्ट भी तैयार की गई है, जिसमें लड़कों और लड़कियों दोनों के नाम शामिल हैं और उनके अर्थ भी दिए गए हैं। स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग के दौरान अभिभावकों से बात की जाएगी और उनकी लिखित सहमति के बाद ही नाम बदले जाएंगे, लेकिन इस फैसले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे सरकार की दखलंदाजी बताया है। उनका कहना है कि बच्चे का नाम रखना माता पिता का अधिकार है, सरकार को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। फिलहाल के लिए 2 बजे के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.